गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ा, उसका क्वेश्चन रिजल्ट किया, उसको प्रश्नोत्तर किया, अच्छी तरह से हमने समझा। आज आप लोगों का इसी चैप्टर का अगला एक चैप्टर है इकाई 2 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। यानी बाढ़ और सुखाड़ जो है आपको प्राकृतिक आपदाएं हैं और इनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, जैसे बाढ़ क्या आती है, कैसे सुखाड़ आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, बाढ़ और सुखाड़ ये दोनों एक समय की प्राकृतिक आपदा है। ये दोनों एक समय की प्राकृतिक आपदा है। क्योंकि वर्षा के आधार पर ही हम बाढ़ की कल्पना करते हैं और सुखाड़ की कल्पना करते हैं। यानी बाढ़ हम किसे कहते हैं, जब अत्यधिक बारिश से नदियों का जल स्तर ऊंचा हो जाता है तो वो धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैल जाता है, उसे ही हम बाढ़ कहते हैं, उसे हम बाढ़ कहते हैं। और सुखाड़ जब वर्षा औसत से कम होती है तो वहां सुखाड़ होता है। यानी जितनी बारिश चाहिए अगर उतनी बारिश नहीं होती है तो उस क्षेत्र को हम सुखाड़ घोषित करते हैं। तो ये दोनों आपदाएं एक ही समय में आती है, यानी बारिश के मौसम में। बाढ़ भी बारिश पर निर्भर है और आपको सूखा भी बारिश पर निर्भर है। तो इसलिए इन दोनों को हम एक ही क्षेत्र, एक ही तरह की आपदाएं मानते हैं। दोनों एक समय की है, कहीं कहीं पे एक ही समय में कहीं बाढ़ आती है, एक ही समय में कहीं आपको सूखा भी आते। प्रकृति का अजब नियम है, क्योंकि एक ही समय में अगर बारिश जहाँ अधिक हो रही है वहां बाढ़ आ गई और बारिश जहाँ कम हो रही है वहां पर आपको सूखा आ गया। तो ये हमारे भारत के मानसून पर निर्भर है, कितनी बारिश होती है तो कहाँ पर ज्यादा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो हर वर्ष बाढ़ आती है, कहीं ना कहीं बाढ़ आती है। इस साल भी आपको बहुत सारे क्षेत्रों में बिहार के अलावा अन्य भारत के राज्यों में अपनी बाढ़ की स्थिति है। उसी क्षेत्र में कहीं कहीं सूखा की स्थिति है, कहीं कहीं इतने पानी होने के बावजूद भी किसी किसी क्षेत्र में बिल्कुल पानी नहीं है, वहां पर सूखा है, दरारें फट चुकी है, फसलें सूख चुकी हैं। तो इस स्थिति में वहां सूखा की भी स्थिति है। बाढ़ जो है हम लोगों ये इसका उल्लेख हम लोग को धर्म ग्रंथ में भी मिलता है। ये आज की बात नहीं है, बाढ़ और सुखाड़ ये आज की बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे धर्म में हम वर्षा के देवता इंद्र को मानते हैं। कहते हैं कि इंद्र देव खुश होंगे तो बारिश होगी। आप लोगों ने सुना होगा कृष्ण चलता है, कृष्ण जी वाला जो लीला या ऐसा कोई है, उसमें हम लोग देखते हैं गोवर्धन पर्वत पे कृष्ण जी ने बाढ़ से लोगों को बचाया था, सभी लोगों को बचाया था। उसमें अत्यधिक इंद्र भगवान बारिश करा रहे थे, बाढ़ की स्थिति आ गई थी, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने रूई पर उठा के सब लोगों को उसमें छुपा लिया था। तो ये आज की स्थिति नहीं है, ये बहुत पहले से चली जाती है और ये आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। और इसका आज तक प्रकृति का कोई विकल्प नहीं है। प्रकृति की आपदाओं को रोकना हमारे बस की बात है, लेकिन हमारा वैसा प्रबंध होना चाहिए कि इससे कम नुकसान हो, कम से कम घाटा हो, कम से कम क्षति हो। आपको मालूम होगा बाढ़ से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो जाता है। सारे मकान बहुत क्षेत्रों में ढह जाते हैं, बहुत सारे पेड़ें, बड़ी बड़ी पेड़ें गिर जाती हैं, मिट्टी कटाव करती है नदी, तो कितना जगह आपको धूल हो जाता है, यानी बालू रेत हो जाता है। वहाँ पर आपको फसल के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पेड़ पौधे, मकान बनाना ये सब खत्म हो जाता है। वो नदी के जैसा रेत, और पानी आए तो पानी है तो रेत ही रेत रहता है, रेत उठता रहता है, इस तरह की स्थिति आती है। कहीं पर घरों लोग बेघर हो जाते हैं, रहने का स्थान नहीं है उनके लिए, तो इस तरह की स्थिति बाढ़ में होती है। उसी तरह सूखा है, फसलों को सबसे अधिक सूखा से झेलना पड़ता है, क्षति सबसे अधिक फसलों को नुकसान होता है सूखा से। क्योंकि सूखा से आम जो किसान है, जो गरीब किसान है, उनका जीना मुश्किल है, इसलिए कि उनकी जो रोजी रोटी है वो कृषि पर निर्भर है। और जब सूखा होगा, उचित बारिश नहीं होगी, क्योंकि आज में हमारे भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जो बारिश के मौसम पर ही आधारित है, मानसून पर ही निर्भर है। मानसून अच्छी होगी तो वहाँ फसल बोई जाती है, फसल अच्छी होती है, मानसून नहीं होगी तो वहाँ पर फसल अच्छी नहीं होती है। तो वो लोग अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ पर सूखा की स्थिति रहती है और सारी फसल उनके बर्बाद हो जाते हैं। तब उनको खाने के लिए और सब चीज़ों पर निर्भर करना पड़ता है। उनके पास पैसे नहीं होते हैं,
तो इस तरह की तमाम मुश्किलें होती हैं। इसमें है आप लोगों को और भी बहुत सारे, जैसे बिहार में कोसी नदी, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, तीस्ता नदी, असम में ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गुजरात में नर्मदा नदी। ये नदियां आप लोगों को समय समय पर कहर बरसाती हैं, यानी बाढ़ की स्थिति लाती है। बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा ही जाता है। तो ये बिहार में हर वर्ष कोसी नदी कुछ न कुछ बाढ़ आती है। किसी समय में तो अगर अधिक बारिश हुआ तो वो बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है, बहुत सी भयानक हो जाती है। ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो बाढ़ में जल प्लावित हो जाते हैं, यानी हमेशा वहाँ पानी, नदी की स्थिति रहती है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है। जैसे भारत नेपाल के बॉर्डर पर कुशहा के पास तटबंध, उसने भारत के कोसी नदी के धारा ही बदल दी, तो उस दूसरी तरफ बहने लगी। बांध बड़े बड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी के बांध, लेकिन जल धारा इतनी तेज होती है कि वो बांध को तोड़ देता है और पूरा पानी आसपास के इलाकों पर फैल जाता है, जिससे आपको काफी क्षति होती है, काफी नुकसान होता है, फसलों का, जान माल का, सबका क्षति होता है। इसमें देश है, इसमें आपको है बांग्लादेश, यानी बाढ़ का देश। बांग्लादेश को आपको बाढ़ का देश कहा जाता है। वहाँ हर वर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, वहाँ हर वर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं। कुछ बांग्लादेश के कुछ ऐसे आपको क्षेत्र हैं जो बहुत ही घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, बहुत ही घनी आबादी वाले क्षेत्र है। वहाँ पे आपको बारिश बाढ़ जब आती है तो वहाँ पर काफी क्षति होता है, काफी वहाँ पर क्षति होती है। लेकिन इतने बर्बादी होने के बाद बांग्लादेश विश्व के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है, जबकि हर वर्ष वहाँ पर बाढ़ आती है। लेकिन उस बाढ़ के बाद वहाँ पर जो प्रतिवर्ष जलोढ़ मलबों का या जलोढ़ मिट्टियों का निक्षेपण होता है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टियों का निक्षेपण होता है। जब भी बाढ़ का पानी उतरता है बांग्लादेश में, तो वहाँ जलोढ़ मिट्टियों का निक्षेपण होता है, जिसमें काफी मात्रा में आपको उर्वरा शक्ति होती है, काफी मात्रा में उसमें आपको ह्यूमस की मात्रा होती है। तो उस जब बाढ़ का पानी उतरता है तो सारे उसके बाद किसान खुशी से झूम उठते हैं और उस सारे क्षेत्र में आपको फसल लहराने लगते हैं, फसल खुशी से झूमते हैं। तो ये स्थिति आती है, यानी बाढ़ के पानी उतरने के बाद वहाँ के लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक आती है, उर्वरा शक्ति अधिक पाई जाती है, फसल अच्छे होते हैं। जब फसल अच्छे होते हैं तो वहाँ के किसान काफी खुश होते हैं और वहाँ खुशी से वो लोग नाचते हैं, झूमते हैं, गीत गाते हैं। उनका अपनी परंपरा है। जब भी बाढ़ का पानी है, क्योंकि हर वर्ष बाढ़ तो आता ही है, तो हर वर्ष ये समस्या आपको होती है। अब है बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ और तटबंध का निर्माण, बांध और तटबंध का निर्माण। मैंने बताया था बाढ़ को रोकने के लिए बांध और तटबंध जो है सीमेंटेड तटबंध होने चाहिए, सीमेंटेड बांध होने चाहिए। मिट्टी का बांध को कटाव करके नदी का जल काट देती है और पानी फैल जाता है। लेकिन बढ़िया तटबंधों का निर्माण होना चाहिए और आपको बढ़िया बांधों का निर्माण होना चाहिए, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं हो सके। नदियों की गहराई ठीक होनी चाहिए, नदियों को एक दूसरे नदियों से, सूखी नदियों से जल से जोड़ देना चाहिए। तो इस तरह की तमाम स्थिति जो है आपको प्रबंधन में कारगर होती है। इसमें आपको कुछ बांध का नाम दिया गया है, भाखड़ा गंगल बांध, नर्मदा परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, कावेरी परियोजना, रिहंद बांध। ये आपको भारत के बहुत बड़े बड़े आपको बांध हैं और ये आपको इनसे कृत्रिम जलाशयों का निर्माण भी किया गया है। इनसे कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया गया, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए या अन्य कामों के लिए भी किया जाता है। तो कहीं कहीं स्थिति में भारत में उसी सुधार किया गया है। आने वाले समय में और भी सुधार होते जा रहे हैं, होंगे भी। तो ये आपको बाढ़ और सुखाड़ का जो प्रबंधन है वो सरकार के हाथ में है या हम लोग के हाथ में है। हम लोग उसको बांध का निर्माण करके, नीचे तटबंधों का निर्माण करके आपको बाढ़ की होने वाली तबाही से बचा जा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि हर वर्ष बारिश अगर होगी तो बाढ़ तो आएगी। उस समय आपको नेपाल की तरफ से अगर जल छोड़ता है तो बिहार में उससे भी बाढ़ आ जाती है, तो बहुत अधिक मात्रा में वो जल छोड़ता है। तो यहाँ भी नदी का जल रोकने की क्षमता कम है, तो आसपास के इलाकों में फैल जाता है, बाढ़ आती है, फसलों को नुकसान होता है। आज के वीडियो में आप लोगों को इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके वैकल्पिक साधन के बारे में पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे।
पूर्व की सूचना के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल वीडियो में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। अगर इसमें से कुछ निकलता है तो आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा, क्योंकि नोटबुक में लिखने से क्वेश्चन का आंसर लिखने से अपने पढ़ने से काफ़ी मदद मिलती है पढ़ने में। और अगला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ चाहिए, समझ चाहिएगा, ताकि हमको पढ़ाने में और समझाने में काफ़ी सहूलियत हो, आसानी हो। वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।